नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं 24 अगस्त 2022 के रेलवे ग्रुप डी के प्रथम पारी में पूछे गए 45 में से 43 जीके प्लस साइंस के सवाल हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आंसर सहित जानने वाले हैं। आने वाले शिफ्ट में जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम में ज़रूर फायदा होगा। आज भी काफ़ी सवाल हैं प्रीवियस शिफ्ट से रिपीट हुए हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट से आए हैं, तो वीडियो के अंत तक आपको जरूर बने रहना है। PDF फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। जिन भी कैंडिडेट ने नहीं किया ज्वाइन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक से ही ज्वाइन करना है। इन सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए थे। तो यहाँ पर सवाल नंबर 1 से कंटिन्यू करते हैं। सवाल है, विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है वर्तमान में? करेक्ट आंसर गिरिराज सिंह हो जाएंगे। अगला यहाँ पर आर्टिकल 53 है, अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होती है? संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 में वर्णित है कि राष्ट्रपति में निहित होती है। अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप देख सकते हो 53 के आसपास बहुत बार आपके आर्टिकल 49 से पूछा हुआ है। आर्टिकल 51 से काफ़ी बार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवर्धित राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है उनका संरक्षण 49 है, और 51A में मौलिक कर्तव्य हैं, 52 में भारत के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल देखें। उससे पहले जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट के कारण आपके सवाल मिस हो सकते हैं, तो अभी यहाँ पर डील ऑफ द मंथ के तहत आप TTG के कूपन कोड यूज़ करके टेक्स्ट बुक ऐप या फिर वेबसाइट पर जाइएगा। वहाँ पर पास वाले सेक्शन में इस कूपन कोड को यूज़ करने पर ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास आपको मिल जाएगा। ईयरली का मतलब है जितने चाहिए एग्जाम्स के मॉक टेस्ट लगा दो। ग्रुप डी हो गया, SSC बैंकिंग 580 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट 1 ईयर की वैलिडिटी में अनलिमिटेड आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, एग्जाम का टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो पाए, कम समय में ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट कर पाए और एग्जाम से पहले ही पता चल जाए कौन सा सेक्शन वीक है। ये सभी प्रैक्टिस से ही संभव हो पाता है। लाखों कैंडिडेट मॉक टेस्ट यहाँ पर देते हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट मॉक टेस्ट देते हैं, तो एक आपका रैंक का भी अच्छी तरीके से पता चल जाता है एग्जाम से पहले। और एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न डैशबोर्ड पर आधारित मॉक टेस्ट देते हैं, तो जरूर यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कीजिएगा TTG के कूपन कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट लेते हुए। अगला सवाल है, दुनिया में बोलने वालों की कुल संख्या के हिसाब से बंगाली भाषा विश्व में कितने नंबर पे है? अब बंगाली भाषा का वैसे यहाँ पर सवाल में मेंशन था फोर्ब्स के अकॉर्डिंग। अब फोर्ब्स का मेरे को डाटा नहीं मिला है, बाकी ओवरऑल बंगाली का जो लेटेस्ट डाटा निकल रहा है वो 7वीं सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। दुनिया के केस में बात करूं, पहली इंग्लिश है, दूसरी यहाँ पर मैंडरिन जो चाइना की भाषा है, तीसरी हिंदी है, ग्लोबली सबसे अधिक तीसरे स्थान पर हिंदी है, चौथी स्पेनिश, 5वीं फ्रेंच, 6ठी अरेबिक, 7वीं बंगाली, 8वीं रशियन है। भारत की बात करूं तो हिंदी को मातृभाषा के रूप में बोलने वालों की कुल संख्या का परसेंटेज पूछा हुआ है प्रीवियस सेट में, तो 43.63% है। और भारत में बात करूं, बांग्ला सेकंड सबसे दूसरी है भाषा जो भारत में सबसे अधिक बोली जाती है, तीसरी मराठी है भारत में, याद रखिएगा, चौथी तेलुगु है, 5वीं तमिल, 6ठी गुजराती, 7वीं उर्दू है, और संस्कृत है वो 8वीं अनुसूची में सबसे कम बोली जाने वाली 22 भाषाओं में से संस्कृत सबसे कम बोली जाती है। तो ये सभी अनुसूचित भाषाएं हैं 22, और गैर अनुसूचित भाषाओं में भीली भाषा है राजस्थान की, ये सर्वाधिक बोली जाने वाली गैर अनुसूचित भाषा है। भारत ने किसके खिलाफ 6 फरवरी 2022 को 1000वां मैच जीता है? इससे पहले सवाल पूछा गया था, भारत ने 6 फरवरी 2022 को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ कौन सा मैच खेला था, तो वो था 1000वां। आज पूछा किसके विरुद्ध खेला है? वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध, और भारत ने ये मैच 6 विकेट से भी जीता था। LIC विश्व स्तर पर कौन सा सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड है? विश्व स्तर पर 10वां सबसे वैल्यू यहाँ पर बीमा ब्रांड का स्पेशल पूछा है, और LIC की स्थापना 1956 में हुई थी। वर्तमान में इनके चेयरमैन हैं MR कुमार। पंजाब और महाराष्ट्र जो कोऑपरेटिव बैंक है, पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जिसका नाम है PMC, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, इसका विलय किया गया है जनवरी 2022 में। वो किसके साथ किया गया है? तो ये किया गया है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। वो अलग है, पंजाब का जो OBC बैंक के साथ हुआ था ना, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ और यूनाइटेड बैंक के साथ, वो अलग है। ये लेटेस्ट वाला करंट अफेयर्स पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक का पूछा है जिसका विलय हुआ है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। 1960 में जो सिंधु जल समझौता हुआ है कराची में भारत और पाकिस्तान के मध्य, जिसमें पश्चिमी नदियों का कंट्रोल ज़्यादातर पाकिस्तान को दिया गया है, लेकिन पश्चिमी नदियों का कितना परसेंटेज हिस्सा है वो भारत उसका उपयोग कर सकता है। अब पश्चिमी नदियाँ कौन सी? सिंधु, चिनाब और झेलम, जिसका नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया है 80%, और भारत यहाँ पर पश्चिमी नदियों यानी सिंधु, चिनाब और झेलम का 20% उपयोग है वो इन 3 चीज़ों में, सिंचाई, बिजली उत्पादन या फिर परिवहन, इन उद्देश्य के लिए भारत को अनुमति है। बाकी पूर्वी नदियाँ कौन सी हैं जो भारत को फुल्ली कंट्रोल किया दिया गया है?
पूर्वी नदियों में ब्यास, रावी, सतलुज हैं। तो जरूर याद रखना, आने वाले सेट में यहाँ से सवाल बनेगा, कौन सी 3 पूर्वी नदियों का कंट्रोल भारत को है। सिंधु जल समझौता इससे पहले भी आपकी सीबीटी फर्स्ट में आ चुका है कि हुआ कहाँ पर है, तो ये कराची में हुआ था 19 सितंबर 1960 को। किनके मध्य? उस समय भारत के पीएम जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान थे। तो यदि आप सीबीटी फर्स्ट के क्वेश्चन इस प्रकार एक्स्ट्रा फैक्ट से डाउनलोड करना चाहते हो, जो कि 5320 सवाल है पीडीएफ फाइल के रूप में, टॉप ट्रेंडिंग GK.in वेबसाइट है। कैसे डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो, वो आप देख लेना। एक सवाल ये भी पूछा हुआ है रेलवे एग्जाम में कि सिंधु जल समझौता में मध्यस्थता किसने करवाई थी। जो मध्यस्थता कराई गई है वो विश्व बैंक के द्वारा ये समझौता कराया गया है भारत और पाकिस्तान का। 3 पश्चिमी और पूर्वी नदियां, पश्चिमी नदियों का कंट्रोल है पाकिस्तान को दिया गया है, लेकिन भारत इसका 20% उपयोग की अनुमति है। नेक्स्ट यहाँ पर 2022 AFC वुमेन एशियन कप कहाँ आयोजित हुआ है, रिपीट सवाल हुआ है, इससे पहले भी ग्रुप डी में आ चुका है प्रीवियस सेट में। तो मुंबई, नवी मुंबई और पुणे में AFC वुमेन एशियन कप जो फुटबॉल का कप हुआ है 20 जनवरी से 6 फरवरी के मध्य। आज भी यहाँ पर फरवरी और मार्च का करंट अफेयर्स टच हुआ है, जिसमें चैंपियन चाइना रहा है और विजेता साउथ कोरिया रहा है। इसका फाइनल मुकाबला ये DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में हुआ था। महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सी परियोजना का शुभारंभ किया है। तो ये दोस्तों स्त्री मनोरक्षा परियोजना है, इसका शुभारंभ है महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया है। नमामि गंगे योजना का मुख्य उद्देश्य आपको पूछा है, तो इस योजना का जो उद्देश्य है वो है गंगा नदी को प्रदूषण समाप्त करना और नदी को पुनर्जीवित करना है, जिसका कायाकल्प करना। और ये शुरुआत हुई है नमामि गंगे योजना की 2014 में 10 जुलाई 2014 को केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय के द्वारा। और अगला सवाल देखते हैं, हु इज़ द हाइएस्ट NFT होल्डर इन इंडिया। तो NFT एक तरीके से क्रिप्टो टोकन्स होता है और भारत में, और ये वैल्यू जैसे अमिताभ बच्चन नाम से कोई क्रिप्टो टोकन है, किसी ने युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए हैं तो उनके नाम से भी NFT हो जाती है, यानी वो अधिकार, ये राइट्स जो खरीदे जाते हैं ना एक तरीके से, वो अलग अलग प्राइस में रहता है, ये भी मार्केट का हिस्सा है। तो वो इज़ द हाईएस्ट NFT होल्डर। तो भारत में NFT टोकन्स की शुरुआत है जो अमिताभ बच्चन ने एक्टर के रूप में 7.18 करोड़ रुपए के इनके राइट गए हैं। अलैंगिक प्रजनन सही सुमिलित। अब अलैंगिक प्रजनन में आपकी हाइड्रा और यीस्ट में मुकुलन होता है, ठीक है। द्विखंडन है, बाइनरी फ्यूजन है, अमीबा पैरामीशियम लेशमेनिया में होता है, बहुविखंडन प्लाज्मोडियम में होता है। इससे पहले पूछा हुआ है मॉस और फर्न में बीजाणु के बनने से प्रजनन किस में होता है, मॉस और फन में होता है। तो उसमें एक्स्ट्रा फैक्टर मैंने ये भी बताया था, वैसे ईजी है, सभी को पता ही होगा। राइजोपस, म्यूकर और ये भी जो कवक है ये भी बीजाणु निर्माण के उदाहरण है। और प्लानेरिया है, इसमें पुनर्जनन होता है। कायिक प्रजनन होता है, आलू, प्याज, केला है, ये घास वगैरह। नेक्स्ट वाला देखते हैं, मकर संक्रांति किस महीने में मनाया जाता है। तो जनवरी मंथ का त्यौहार है, 14 जनवरी के आसपास। और मकर संक्रांति का अलग अलग जगह यहाँ पर नाम भी अलग अलग हैं, जो कि NTPC CBT 2 में इससे 2 सेट में सवाल पूछा गया जहाँ तक याद है। जैसे गुजरात में मकर संक्रांति को उत्तरायण कहा जाता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल का पूछा गया था NTPC CBT 2 में रेलवे के एग्जाम में कि पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति के त्यौहार को क्या कहते हैं, पौष संक्रांति। और बात करूं यहाँ पर गुजरात में उत्तरायण है। दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में ये मकर संक्रांति को मकर संक्रमण बोला जाता है। इसी दिन के रूप में असम में ये दिन जो सेम डे है बिहू त्यौहार के रूप में मनाते हैं। तमिलनाडु में पोंगल है और लोहिड़ी है, ये सभी इसी डेट के आसपास रहते हैं। एल्यूमिनियम का एस का आपको पूछा है, तो एल्यूमिनियम का और है बॉक्साइट। प्रोपेन में कार्बन की संख्या, प्रोपेन एल्केन का यहाँ पर समावेवी हैं, तो एल्केन होता है CnH2n+2, यानी जितने कार्बन है प्रोपेन में 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने हैं, 3 का दोगुना प्लस 2 ऐड कीजिए यानी 8 हाइड्रोजन। बेंजीन की संरचना कैसी है, ये आप बेंजीन का स्ट्रक्चर देख सकते हो, C6H6 जितने कार्बन है उतने ही हाइड्रोजन है और बीच बीच में एक एक छोड़ के डबल बॉन्ड है, ये स्ट्रक्चर है बेंजीन का। नेक्स्ट वाले यहाँ पर किस संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 21A में है शिक्षा का अधिकार, वो जोड़ा गया है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है जो 2002 में। इसमें क्या हुआ है, तो यहाँ पर 6 से 14 वर्ष के बच्चों का ये फंडामेंटल राइट है, शिक्षा का अधिकार 21A में जोड़ा गया है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए। किस पंचवर्षीय योजना में लाइसेंस, उद्योग आप कोई बिजनेस खोल रहे हो इंडस्ट्री में तो लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया था। लाइसेंस राज की शुरुआत जो की गई थी वो 1956 में औद्योगिक संकल्प नीति के तहत की गई थी।
1956 में उस समय जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें उद्योग को बढ़ावा दिया गया था, उसी में लाइसेंस राज की शुरुआत हुई है। एनटीपीसी सीबी 2 में एक सवाल पूछा गया था कि लाइसेंस को समाप्त कौन सी औद्योगिक नीति के तहत किया गया है, तो समाप्त किया गया है 8वीं पंचवर्षीय योजना में 1991 के दौरान जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी उसमें जो लाइसेंस राज है ना, एक तरीके से अब कोई भी निवेश इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, पहले लाइसेंस लेना पड़ता था। अभी वैसे अलग अलग कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां पर लाइसेंस की जरूरत है, जैसे आप एल्कोहल का मान लीजिए, हर कोई एल्कोहल थोड़ा ही बेच सकता है, उसके लिए लाइसेंस चाहिए। यहाँ पर एल्कोहल पे हो गया, अन्य जैसे विस्फोटक हो गया, खतरनाक कोई रसायन बनाना है, ड्रग्स बनानी है, इनके लिए लाइसेंस अभी भी आवश्यक है। तो ऐसे 18 उद्योग हैं जिनके लिए लाइसेंस चाहिए। बाकी जो भी औद्योगिक लाइसेंसिंग है उसको समाप्त किया गया है। जो उदारीकरण एलपीजी वाला था 1991 में, सवाल पूछा जाता है उदारीकरण का मतलब है विदेश से भी लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, ढील दी जाती है नियमों में एक तरीके से। तो 1991 में जो उदारीकरण है, और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे या फिर वित्त मंत्री कौन थे, काफी बार एग्जाम में सवाल आता है। तो नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। और नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर रेड सैंडर्स, जो आप चंदन बोलते हो, रेड सैंडलवुड भी बोला जाता है, ये वृक्ष भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो ये केवल और केवल आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। ये सवाल इसलिए है क्योंकि जनवरी 2022 में IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है, इन्होंने रेड सैंडर्स है, रेड सैंडलवुड को दोबारा यहाँ पर लुप्त प्राय की श्रेणी में बांट दिया है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस की रिएक्शन कराई जाती है, इससे पहले भी आ चुका है। ब्लीचिंग पाउडर के लिए शुष्क जो बुझा हुआ चूना है इसके साथ क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे तो CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। वैसे ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है इसका फॉर्मूला, लेकिन ये जनरल फॉर्मूला CaOCl2 रहता है। ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण आप बोलते हो, इसका उपयोग से सवाल पूछे जाते हैं। तो कपड़ा जो उपयोग है, कपड़ा उद्योग में कपास और लिनन के विरंजन एजेंट में ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है, पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए। नेक्स्ट सवाल, 2.5 मिली एम्पियर धारा 2 ओम प्रतिरोध से विभवांतर कितना होगा, तो सबसे पहले मिली एम्पियर का, इससे पहले भी एक सवाल पूछा गया है, तो आपको पहले एम्पियर में कन्वर्ट करना है। मिली को एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की घात 3 से आप भाग देते हो, तो 0.0025 एम्पियर धारा है और 2 ओम प्रतिरोध है, R बराबर 2 ओम है। तो यहाँ पर विभवांतर दो चालक तार के मध्य कितना होगा, V बराबर IR, ओम का नियम कहता है। तो V आपको पूछा है, I आपको कितना दे रखा है, I 0.0025 और इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 2 से, तो 25 दूनी 50 आ गया। इसके आगे भी एक 0.050 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पर कोयले के अपूर्ण दहन से कौन सा गैस निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, पेट्रोलियम, जो कोयला वगैरह, इनके अपूर्ण दहन से CO निकलता है। 1863 का एक्ट कौन सा है, तो 1863 का था चार्टर अधिनियम, जो ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी आप बोल सकते हो 1813 में। इसमें चाय और चीनी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को छोड़कर कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किया गया। और इसमें शिक्षा सुधार के लिए 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख का अनुदान भी आवंटित किया गया था। पौधों को कम ऊर्जा की जरूरत क्यों पड़ती है, ये सवाल था, विकल्प पर आधारित है। क्या ऑप्शन थे, एक तो पौधे हैं जैसे ह्यूमन को या फिर अदर जो जानवर हैं उनको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो चलते हैं, पौधे थोड़ी चलते हैं तो वो कम ऊर्जा है। सेकंड बात करूँ, पौधे स्वपोषी, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, एक स्थान पर बैठे हुए, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा कम आवश्यकता है। और बात करूं, पौधे में स्क्लेरेन्काइमा है, ये कोशिकाओं के रूप में मृत कोशिकाएं हैं, रख रखाव के लिए मृत कोशिकाओं को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं रहती है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, विच स्टेट लॉन्च इट्स स्टेट चाइल्ड पॉलिसी इन नवंबर 2021, तो कौन से राज्य ने राज्य बाल नीति का शुभारंभ किया है 2021 में, तो तमिलनाडु ने किया है, बच्चों के पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल के लिए। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर काफ़ी अच्छा सवाल है, तो एलिमेंट, यदि ये पीरियोडिक टेबल आपके दिमाग में रहेगा, कौन सा वर्ग के एलिमेंट कहाँ पर है, सभी एक बार पीरियोडिक टेबल देख लेना। तो ए एलिमेंट, अब ए एलिमेंट का मतलब एक एलिमेंट है जिसका नाम ए है, वो आपको बाद में बताना। ये ए जो आप एक्स मानते हो इसी प्रकार ए मान लिया, कोई एलिमेंट जिसका नाम ए है। अब ए है कौन सा, अब इसकी विशेषता देखिएगा कि वो एलिमेंट है एल्कली मेटल, यानी क्षार धातुएं। अब आपको पता है क्षार धातुएं तो केवल ग्रुप ए वाले एलिमेंट हैं, सॉरी ग्रुप 1 वाले, ग्रुप 1 आवर्त सारणी में सभी धातुएं हैं वो एल्कली मेटल है, और ग्रुप 2 में है एल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी क्षारीय मृदा धातु हैं। अब क्षार धातुएं हैं, यानी ए वाला जो एलिमेंट है वो कोई क्षार धातुओं में ग्रुप ए का एलिमेंट रहा होगा। ग्रुप ए में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये आपकी सीजियम आ जाते हैं। अब इनमें से कौन सा होगा आगे देखना आपको। अब ये क्या है, डाई एटॉमिक इन नेचर। अब ये प्रकृति में डाई एटॉमिक है, यानी जैसे कि
O2 हो गया, इस प्रकार। तो डाई एटॉमिक यहाँ पर आपको पता है गैस हाइड्रोजन है, प्रकृति में डाई एटॉमिक रहती है H2 के फॉर्म में। तो वो ए वाला एलिमेंट जो आपको पूछा है, जिसका नाम ए आपको पहले पता नहीं था, अभी पता चल गया है कि एल्कली मेटल में डाई एटॉमिक तो एक एलिमेंट है, वो हाइड्रोजन है प्रकृति में, तो ए हाइड्रोजन हो जाएगा। अब एक और पूछ रहा इसी सवाल में, एक एलिमेंट बी है जो कि इमीडिएटली आता है सोडियम के बाद है, तो सोडियम के बाद आने वाला एलिमेंट कौन सा है? तो आप कहेंगे, जब या तो आवर्त सारणी में आपको कम से कम 30 से 40 तक एलिमेंट का पता है कौन से स्थान पर कौन सा है, या फिर आप यहाँ पर देखेंगे सोडियम के बाद 12वें स्थान पर आता है मैग्नीशियम, तो सोडियम के बाद एलिमेंट है वो बी आता है, तो बी क्या होगा? मैग्नीशियम होगा। और यहाँ पर ये और हिंट दिया गया है कि ये जो एलिमेंट बी सोडियम के बाद आता है ना, ये जो एलिमेंट है किस ग्रुप का रहेगा? कौन से ग्रुप का है? सी ग्रुप का ये एलिमेंट है। आपको ये नहीं पता, अब सी ग्रुप कौन सा है, तो आप देखेंगे मैग्नीशियम कौन से ग्रुप का है, तो दूसरे ग्रुप का, यानी सी ग्रुप का, यानी दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है। तो यहाँ पर ए बी सी क्या है ये पूछा था, तो ए एलिमेंट है वो हाइड्रोजन था जो मुक्त अवस्था में क्षारीय धातु में आता है, बी एलिमेंट जो सोडियम के बाद जस्ट मैग्नीशियम आता है, और कौन से ग्रुप का है? सी ग्रुप का, यानी दूसरे ग्रुप का है मैग्नीशियम। इस टाइप से ये थोड़ा घुमाकर लैंग्वेज में सवाल था। तत्वों की अभिक्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर कौन सी प्रतिस्थापन अभिक्रिया संभव है? रिएक्शन वाला वीडियो देखेंगे तो आपको भली भांति बताया गया है कि प्रतिस्थापन रिएक्शन में कोई एलिमेंट जैसे आयरन है, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट को, आयरन Cu को कब प्रतिस्थापन करेगा? जब आयरन की अभिक्रियाशीलता ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल आयरन की अभिक्रियाशीलता ज़्यादा है, तब ये कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगा। अब ऐसा हो जाए कि यहाँ पर ये दे दे आपको ZFe प्लस ZnSO4, क्या Fe जिंक सल्फेट में जिंक को प्रतिस्थापित कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो जिंक है, इसकी अभिक्रियाशीलता श्रेणी में आप देखेंगे ये ऊपर सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, जैसे नीचे आएंगे कम होती जा रही है। तो जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो जिंक ज़्यादा बॉन्डिंग बना रहा है इसके साथ, तो वो आयरन कम है जिंक के सापेक्ष, तो ये प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा। इस प्रकार ये पूरी अभिक्रियाशीलता श्रेणी का क्रम आपको पता था, इजिली रिएक्शन का आप पता लगा सकते हो कौन सी कर पाएगा प्रतिस्थापन, कौन सा एलिमेंट नहीं कर पाएगा। जो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है वो नीचे वाले का इजीली कर पाएगा। तो ये आपको पूरी श्रेणी पता होना चाहिए, पो सो के में ए जी आ ले हा को म सी गो, तो ये पूरी इसकी ट्रिक रहती है। नेक्स्ट वाला यहाँ पर, जायडस कैडिला द्वारा निर्मित कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला डीएनए वैक्सीन कौन सा है? जायडस कैडिला के द्वारा निर्मित जो कोविड-19 वैक्सीन है, ये भारत की जो कंपनी है अहमदाबाद स्थित है, इन्होंने जाइकोव डी वैक्सीन है, वो दुनिया का पहला डीएनए वैक्सीन है, ये बनाया था। नेक्स्ट वाला बाकी आपको पता होना चाहिए, कोवैक्सीन भी इंडिया की किसके द्वारा? भारत बायोटेक के द्वारा। कोविशील्ड है वो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की है। स्पुतनिक है ये रशियन वैक्सीन हो जाएगी। फाइजर है ये अमेरिकन वैक्सीन है जो कि बायोएनटेक के द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट वाला यहाँ पर, उदासीनीकरण अभिक्रिया का अभिकारक क्या होगा यदि ये लिथियम सल्फेट और जल उत्पाद के रूप में बनाते हैं? अब लिथियम सल्फेट और जल उत्पाद बन रहा है और अभिक्रिया है उदासीनीकरण, यानी अम्ल और क्षार की कहीं ना कहीं रिएक्शन हो रही है। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार और सल्फ्यूरिक एसिड है, इनकी रिएक्शन हुई तब ये बने, तो ये आपके अभिकारक हो जाएंगे, एसिड बेस रिएक्शन है। पावर की कौन सी यूनिट नहीं है? शक्ति की यूनिट आप देखेंगे वॉट भी होती है, हॉर्स पावर भी होती है, कार्य करने की दर शक्ति है, तो कार्य की जूल दर यानी समय, जूल बटा समय भी शक्ति की है, किलोवाट आवर ऊर्जा की है, न कि पावर की। अगर दर्पण में आपतित किरण मुख्य अक्ष से आ रही है तो आपतन कोण क्या होगा? अब दर्पण में मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष क्यों बना है? क्योंकि यहाँ पर जो किरण है वो वापस इसी मार्ग पर आ रही है। मुख्य अक्ष इसलिए है क्योंकि मुख्य अक्ष अपने आप में जो वक्रता वाला ये दर्पण है इस पर क्या है? अभिलंब है। और आपतन कोण क्या होता है? अभिलंब के साथ जो बना कोण। अब ये अपने आप में अभिलंब है तो अपने आप के साथ ये कोण कितना बनाएगा? 0 डिग्री। और आपतन और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। कोई भी मिरर ले लो, समतल, उत्तल, अवतल, कोई भी मिरर में आपतन और परावर्तन कोण बराबर होता है, इसलिए आपतित किरण अभिलंब के साथ 0 बना रही है, परावर्तित भी 0 बना रही है। इसीलिए जो किरण मुख्य अक्ष से इससे आ रही है उसका आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा 0 डिग्री होगा। नेक्स्ट सवाल, पौधे में अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ स्टोर किया जाता है? अपशिष्ट उत्पाद हैं वो पौधे में रिक्तिका रहती है, कोशिकीय रिक्तिका में ये स्टोर होते हैं। इन्हें टोनोप्लास्ट भी बोल सकते हैं, रिक्तिका झिल्ली रहती है जो। नेक्स्ट सवाल, उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ पर रखने पर उसका वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल लेंस में कॉन्वेक्स लेंस का पूछा है ना, तो कॉन्वेक्स लेंस में ये 6 स्थिति रहती है प्रतिबिंब की। आपको पूछा वास्तविक उल्टा 5 स्थिति में बनता है
और आपको जो पूछा है कि छोटा भी होना चाहिए, छोटा के लिए दो स्थिति है, तो हो सकता है अत्यधिक छोटा ना पूछकर छोटा मेंशन है, तो आप 2f1 से परे यदि बिंब रखेंगे तो इसकी जो प्रतिबिंब है f2 और 2f2 के बीच में बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, अपेक्षाकृत छोटा बनेगा। तो ये पूरे आपको पता ही होगा। नेक्स्ट सवाल, 2 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस इन द रेशियो 1:3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी जो दो प्रतिरोध हैं जिनका प्रतिरोध, दो प्रतिरोध जैसे R1 और R2 है, इनका प्रतिरोध का रेशियो है 1:3 का अनुपात है, आपस में ये पैरेलल है, समानांतर क्रम में ये ऐड किए गए हैं, और एक बैटरी है जिसका वोल्टेज है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं, तो कितना हीट प्रोड्यूस करेंगे ये रेजिस्टेंस, उस हीट का आपको रेशियो निकालना है। अब हीट आपको पता है H बराबर I² RT होता है, ठीक है, ये आपको पता होगा। या फिर हीट बराबर वीट वाला फॉर्मूला, हीट बराबर वीट मैंने काफ़ी बार बताया, वी के स्थान पर I² R रख दिया। या फिर आपको सवाल में क्या दे रखा है, आपको प्रतिरोध दे रखा है और V दे रखा है। अब प्रतिरोध V दे रखा है और प्रतिरोध भी दे रखा है। अब I के स्थान पर मैं थोड़ा प्रतिरोध वाला ले लूँ फॉर्मूला, हीट बराबर वीट, और आप ओम का नियम से कह सकते हो V बराबर IR होता है, तो I बराबर V/R है। तो H बराबर I के स्थान पर मैं लूँगा V/R, तो V ऊपर 2 हो जाएंगे, V/RT हो गया। तो ये फॉर्मूला हो गया आपके। जो ऊष्मा है आपको पूछा हीट जनरेट कैसी कितनी होगी, तो इसमें आपको दे रखा है रेजिस्टेंस भी दे रखा है, वी भी दे रखा है। तो हीट जनरेट है ये प्रतिरोध की क्या हो रही है, व्युत्क्रमानुपाती हो रही है। तो इसको थोड़ा मैं टी को समान लूँगा दोनों केस में, क्योंकि आपको क्या निकालना है, रेशियो ही निकालना है, टी नहीं दिया हुआ, टाइम नहीं दिया हुआ है। तो 1:3 का रेशियो है R1 और R2 का, तो इसको मैं लेता हूँ हीट के केस में, और V तो समान है 10 वोल्ट है, तो V भी फिक्स रहेगा दोनों केस में। चेंज हो रहा है तो R हो रहा है, दोनों ही रेशियो में R यहाँ पर चेंज हो रहा है, क्योंकि R1 है 1 और 3, बाकी V वोल्टेज बैटरी समान है, तो V² और T में कोई बदलाव नहीं हो रहा, नीचे की वैल्यू बदल रही है। तो इनका अनुपात आप निकालेंगे, जहाँ जैसे कि पहले केस में एक वाले में क्या आएगी, H बराबर आ जाएगी V² T/1, और दूसरे में आ जाएगी V² T/3। तो ये H1 और H2 का रेशियो है, आपस में कट करेंगे तो 1:1/3 है। इसको सही करेंगे H1 और H2 का, तो फिर यहाँ पर मैं 3 का गुणा करता हूँ ऊपर नीचे, 3/3 अनुपात में है तो ऊपर नीचे क्यों करना, दोनों साइड कर दो 3 से गुणा, तो 3 से 3 कट गएगा, 3:1 आ जाएगा, ठीक है। 1:1/3 है, उल्टा करेंगे तो 3:1 आ जाएगा, 1 का तो उल्टा 1 ही होता है, तो 3:1 यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट वाला देखते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज है किस वैज्ञानिक ने की है, माइकल फेराडे ने की है 1831 में। वाई आर माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स हैं, वो होते हैं स्टेंड्स, उनको अजीब अंग क्यों कहा जाता है कोशिका का, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक को, क्योंकि इनका ऐसे दो ही ऑर्गन्स हैं जिनका खुद का अपना डीएनए और राइबोसोम है, इसलिए ये अजीब है। उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा क्या होता है, अब उत्तल दर्पण का पूछा है। उत्तल दर्पण की बात करूं तो इमेज आपको पता होगा, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स दर्पण में दो स्थिति देखने को मिलती है, एक तो इमेज हमेशा छोटी बनती है, तभी तो गाड़ियों के साइड मिरर में होता है। उत्तल दर्पण है तो इमेज हमेशा छोटी बन रही है, इमेज छोटी बन रही है और सीधी बनती है, ठीक है, सीधी बनती है और बिंब से छोटी बनती है। अब जब आपको आवर्धन पूछा है, बिंब से छोटी इमेज बने, आवर्धन m बराबर होता क्या है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। हाइट ऑफ इमेज है वो छोटी है, जैसे कि ये 1 है तो ये आपका ऑब्जेक्ट है 2 है, यानी ऊपर वाली वैल्यू छोटी है हर से, तो जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी हमेशा और हमेशा आवर्धन कितना निकल के आएगा, और दोनों ही ऊपर की साइड है तो पॉजिटिव तो रहने ही वाले, प्लस में है। आवर्धन हमेशा हमेशा 0 और 1 के मध्य ही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर अंश और हर का आप भाग देंगे, चाहे यहाँ पर 4 ले लूँ और यहाँ पर 50 ले लूँ, वैल्यू कहीं ना कहीं 0 पॉइंट समथिंग आने वाली है, 1 और 0 के बीच में, 0 से कम भी नहीं आएगी, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। मेंडली पावर सारणी में किन दो तत्वों पर फोकस किया गया, इससे पहले भी बता चुका हूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट्स में मैंने बताया है, एनसीईआरटी में ही दिया गया है कि मेंडली पावर सारणी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ जो फोकस किया गया है, क्योंकि रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत मेंडलिप ने जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है इसलिए चुने क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय हैं और अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन्होंने सेलेक्ट किए, उन पर फोकस किया है। जब मेंडलिप ने आवर्त सारणी बनाई उस समय ज्ञात तत्व थे 63 थे, और इन्होंने यहाँ पर
कोबाल्ट और निकल ऐसे भी अपवाद रहे हैं, परमाणु द्रव्यमान के क्रम में एडजस्ट किया है, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टी थी ग्रुप में समान रखने के लिए जो ज़्यादा द्रव्यमान का पहले रखा है, जैसे कोबाल्ट को निकल से इन्होंने पहले रखा। और मेंडलिप ने आवर्त सारणी में कुछ स्थान रिक्त भी छोड़े थे जो एक का उपसर्ग करके, जैसे कि एक का बोरेन, बाद में आ गया स्कैंडियम, एक का एल्यूमिनियम, गैलियम, जर्मेनियम, एक का सिलिकॉन है, ये बाद में पाए गए। हृदय की धमनी और शिरा से संबंधित प्रश्न संकुचित होने वाला है, तो ये सिस्टोलिक या डायस्टोलिक वाला होगा। प्रेशर जो होता है, ब्लड प्रेशर है, जब संकुचित होता है तो आपकी सिस्टोलिक रहता है, दबाव ज़्यादा है। रिलैक्स होता है तो डायस्टोलिक हो रहता है। जो उत्पादन फलन के सिद्धांत से इकोनॉमिक का एक सवाल पूछा गया है उत्पादन फलन से, और एक था किशोरावस्था में जो यौन गुण है उसमें बदलाव किस में नहीं होता है, तो मासिक धर्म, मोटापा, आवाज़ में बदलाव, इस टाइप से था। मोटापा में शायद नहीं होगा। अगर कोई प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उसके कथन पर आधारित सवाल था, यानी वायु से कांच में जा रही है, वायु अपने आप में विरल माध्यम है, कांच अपने आप में सघन माध्यम है। अब विरल से सघन में प्रकाश किरण अपवर्तन होता है तो वो क्या करती है, जब ये ज़्यादा कम डेंस है और सघन आती है, स्पीड कम हो जाती है, कांच का अपवर्तनांक ज़्यादा है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। विद्युत धारा को मापने के लिए धारा मापी को दूर ले जाना, ये पूरा एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला है। तो इस टाइप से आप देख सकते हो आज के प्रथम पारी में पूछे गए जीके के सवाल। और जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक पर टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करना ना भूलें, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।